हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम जो है 2013, 14, 15, 16 का देख चुके हैं। यहाँ पे हम 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको कम से कम 2002 से 2022 तक का तो करा ही दूंगी। उसके अलावा अगर आपकी डिमांड होगी उससे पुराना भी तो वो भी करा देंगे। हालांकि ये 10-12 साल सफिशिएंट होंगे आपके लिए। तो और मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न समझना है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, तो वो चीज़ का बेनिफिट लेना है ना। क्लासेज आपके अलग से होते हैं जिसमें आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो समय को देखते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2012 का पेपर है यूपी पीसीएस का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर ही जाएँ। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुनर्वर्धन भुक्ति है वह कहाँ पे अवस्थित थी। तो ये उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। कहाँ पे? उत्तरी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इसको आपको सुमेलित करना है। कुछ जो है हड़प्पा काल के स्थल दिया हुआ है और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है। तो देखिए, जो मांडा है ना, मांडा ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा सबको पता है राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और दायमाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सुमेलित भी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये वैदिक नदियां हैं। ठीक है, इनका आधुनिक नाम जो है वर्तमान में क्या है। तो देखिए, कुंभा का क्या है? कुंभा का काबुल है। ठीक है, और इसके बाद से आप देखिए परुश्री। परुश्री का क्या हो जाएगा आपका? जो परुश्री नदी है उसका वर्तमान नाम है रावी। और शदानीरा का नाम है गंडक। सतुद्री का नाम है सतलज। तो इस प्रकार सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुंभा काबुल, परुश्री रावी, सदानीरा गंडक और सतुद्री सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो जो बोध गया है, जहाँ पे बुद्ध भगवान को, जहाँ की गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो है निरंजना नदी के तट पे स्थित था। कौन सा जगह? बोध गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो ये मिस्र का राजा था। तुर्मे जो है कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है कि कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो रचना है, जो बुक है, वो किसकी है? राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर की, ना कि हर्ष की। हर्ष की जो रचनाएं हैं आप एक ही जगह देख सकते हैं। हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 रचनाएं प्रमुख हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं आपसे। अन्य सभी सुमेलित हैं। यहाँ पूछा कौन सा नहीं सुमेलित है, तो ए नहीं सुमेलित है, बाकी सब ये सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोतुंग फर्स्ट जो है, इसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और वहां के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा, जो बगदाद का अंतिम खलीफा है, उसका नाम किसके सिक्कों पे सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पे बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। कोरकी, पुहार, तोंडी और मुसीरी। तो ये तोंडी और मुसीरी जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो इसमें हो जाएगा नैनम और टिक्कन। नैनम, नन्यम और टिक्कन, ये जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। इसमें एक नाम और है जो आप देख सकते हैं। महाभारत का तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है नन्य जो भी हैं, नत्रय हैं या नन्नय हैं, इन्होंने प्रारंभ किया, जिसे टिक्कन ने 13वीं शताब्दी में और ये रन ने 14वीं शताब्दी में पूरा किया। तो ये 3 लोग हैं जो महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो हरिविजय सूरी। देखिए, ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि PYQ है या रिवाइज है कई बार, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अकबर ने किसे बहुत सम्मानित किया था, कौन से जैन आचार्य थे। तो हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे, यानी जहांगीर के काल में चित्रकार जो है मुख्यतः वो कौन कौन थे। तो वो थे अबुल हसन और आका रिजा। कौन थे? अबुल हसन और आका रिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने लिखा भी है। जब औरंगजेब की मृत्यु उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। ताराबाई के हाथ में था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। आप जानते हैं अकबर का जो काल है वो भी 1600 के आसपास में है और इस टाइम लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सरकार बनी थी अफगानिस्तान में और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को यह उपाधि किसने दी थी? यानी राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने उनको ये उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 एवं 18 वर्ष। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष शारदा एक्ट के तहत विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें जो है आपको समाचार पत्र दिया है, उसकी भाषा दिया है। तो भारत मित्र, भारत मित्र कौन है? हिंदी है भारत मित्र। हिंदी के साथ भारत की बहुत ही मित्रता रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राष्ट्रमत है ये है मराठा पत्रिका, मराठी। प्रजामित्र कैसी पत्रिका है? गुजराती है। और नायक जो है बंगाली है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो भारत मित्र याद कर लें और नायक याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो ऑफकोर्स आपको पता है होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये सभी आंदोलन ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकाला। इसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, चार्टर एक्ट 1833। यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा जो है भारतीयों को जो है शासन में कुछ भागीदारी मिली। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? तो ये थे विठल भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। जो 1937 में यूपी में मंत्रिमंडल गठित की गई उसमें रफ़ी अहमद किदवई को वित्त मंत्री बनाया गया। ध्यान रखें, एक आपको मंत्रियों के बारे में पूछता है जो तुरंत बना था कैबिनेट मिशन की बाद में जो संविधान सभा और बनी थी, जो कि जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक उसने सरकार के रूप में एक तरीके से काम किया। तो उनका लिस्ट अलग है। डेट ये जो वर्ष है वो भी ध्यान रखेंगे कि 1937 का पूछ रहा है या 47 का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन के स्थान। तो इसमें आपको बताना है कि तो देखिए आपको मेन याद होना चाहिए तो आप मैच कर लेंगे। जैसे जो सरोजनी नायडू जी हैं इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसके अलावा जो हरिपुरा अधिवेशन है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और अगर दो भी आप मैच कर लेते हैं तो आपको आंसर प्राप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो कानपुर का अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो नासिक में हुआ था अधिवेशन उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। और कानपुर वाला आपने देखा ही कि सरोजनी नायडू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये देखिए कई बार ये भी पूछा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन बहता है? नर्मदा। नर्मदा जो है ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है तो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए झील पूछ रहा है और उनकी अवस्थिति पूछ रहा है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो देखिए लोनार जो है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। और जो निक्की झील है, निक्की नहीं नक्की झील है, ये आपका पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ओके, नक्की के बारे में नहीं, इसमें भी आंसर में नहीं दिया है। कुलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है और ये सही सुमेलित है। जो पुलिकट है वो तमिलनाडु में है, ना कि केरल में। और ये सभी जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोनार हो या चिल्का हो, कुलेरू, पुलिकट, ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए। कहीं से पढ़ भी रहे होंगे तो नोट करके उसको याद करें
ताकि याद रहे लॉन्ग टाइम तक। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर जो है ना, इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमोडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ना, यानी कौन सी जो फसल है वो गर्मियों में नहीं बल्कि ठंडियों में बोई जाती है। तो देखिए जो सरसों है ना, तो सरसों क्या होती है, गर्मियों में नहीं ठंडियों में ये होती है। आपने देखा होगा, इस पर लाही लग जाती है, उसकी बूंदें रहती हैं, है ना। सरसों के फूल, अगर गाँव से आप बिलोंग करते होंगे तो देखा होगा आपने, सरसों मटर ये सब क्या होते हैं, ठंडियों के मौसम में जो है बोए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो जो आंध्र प्रदेश, एक तो ये करंट का भी इशू है, तो आंध्र प्रदेश में वैसे तंबाकू का जो कृषि क्षेत्र है वो बृहत्तम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए जो चेन्नई है ना, ये खुला सागरीय बंदरगाह है, और ये क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी पूछता है, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह, ये भी पूछता है कौन सा कृत्रिम है और कौन सा प्राकृतिक है। जबकि जो विशाखापत्तनम है ये जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कहाँ पे है? सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा पे, नागार्जुन सागर। देखिए जो नागार्जुन सागर है ना परियोजना, ये आपका गोदावरी पे ना होके कृष्णा पे है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर कहाँ पे है? किशन नदी पे है। यहाँ पे आंसर देख भी सकते हैं, भाखड़ा नांगल सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पे, नागार्जुन कृष्णा पे है ना, सरदार सरोवर नर्मदा पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो जो एमपी है मध्य प्रदेश, उसमें सागवान का वन काफ़ी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से किया जाता है। भारत में से अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करता है ना? तो खंभात की जो खाड़ी है वो ज्वारी ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है। यहाँ पे देखिए ये सुमेलित करने वाला है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिवाइज होते हैं। ये कौन से क्वेश्चन है? वो है जिनकी मोस्ट प्रोबेबली वो ये क्या होते हैं, एस्पेक्ट ऐसे होते हैं, संभावित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ खनन क्षेत्र पूछ रहा है और खनिज पूछ रहा है। तो गुरु महिसानी जो है वहाँ से कौन सा खनिज जो है प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क। वहीं तलचर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तलचर ये, और जावर भी, जादूगोड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है, तलचर से कोयला प्राप्त होता है, और आपका जावर से क्या प्राप्त होता है? शीशा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर को, गुरु महिसानी लौह मिलता है, तलचर से कोयला, और जादूगोड़ा से यूरेनियम, जावर से शीशा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? एम फॉर मैग्नीज, एम फॉर मध्य प्रदेश, है ना। और ये भी पूछ सकता है कि उनका क्रम क्या है, आरोही अवरोही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कहाँ है? अरल सागर के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? तो जो मृत सागर है ना उसमें लवणता सर्वाधिक अधिक है, इसको मृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी जो डेथ वैली है वो किसका उदाहरण है? तो वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। और कैसे इसमें लवणता बहुत हाई डेंसिटी की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? यानी शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? तो जो सवाना है ना ये शीतोष्ण नहीं है, बल्कि ये कैसा है, ये एक जो है उष्ण जो है सवाना, अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान है। ये कौन? सवाना। शीतोष्ण नौ के कैसे हैं? उष्ण घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो प्रवाल विरंजन का सबसे बड़ा कारण है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल विरंजन हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल होते हैं ना वहीं पे, कोरल बोलते हैं इसको, कोरल रीफ वहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पे प्रवाल विरंजन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो इसलिए से कोरल चर्चा में भी हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है कोरल ब्लीचिंग के लिए, प्रवाल विरंजन के लिए सबसे बड़ा कारण होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा कितना महंगा होता है ना, तो ये महंगा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कितने अमीर हैं, ठीक है। तो ये जो है रूस सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो वेनेजुएला में प्रमाणित तेल भंडार है। नेक्स्ट है, मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की है, कई बार पूछा भी है, वन लाइनर है पर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा पिक पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको आरोही क्रम बताना है, यानी घटने से बढ़ने की ओर। तो क्षेत्रफल की बात करें तो अर्जेंटीना की ज़्यादा है, भारत की उससे कम है, ऑस्ट्रेलिया की उससे भी कम और ब्राज़ील की उससे भी कम है। सॉरी, आरोही क्रम का मतलब होता है कि ऊपर बढ़ते हुए, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है नीचे की तरफ घटते हुए, यानी अधिक से कम की ओर। तो यहाँ आरोही पूछ रहे यानी बढ़ते क्रम में। तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल जो है वो जितना है उससे क्या है, भारत का क्षेत्रफल अधिक है, ये वाला सिंबल यूज होगा। भारत से ज़्यादा आरोही ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है, और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ब्राज़ील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो फुलानी है वो पश्चिम अफ्रीका के हैं, बंतू, और बंतू जो है वो सहारा के नहीं है, जनजातियों के बारे में पूछ रहा है। और बाकी मसाई पूर्वी अफ्रीका के हैं, नोबा सूडान के। फिर बंतू कहाँ की जनजाति है, देखते हैं। बंतू जो है जहाँ की भी है, पर ये सहारा की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी मरुस्थल तो है लेकिन वहाँ आबादी रहती है ना। तो थार है ये, थार ऐसा मरुस्थल है सभी मरुस्थलों में जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो देखिए कितना है, 83% है ना प्रति वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार में आबादी घनत्व सबसे कम है, कितना है? अराउंड आपका 46 प्रति वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ अनंतिम पूछा है, अंतिम आंकड़े अलग थे अनंतिम आंकड़ों से कुछ मामलों में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी ना, तो तुरंत अंतिम आंकड़े नहीं आए थे, जो आंकड़े आए थे उसे अनंतिम कहा गया। तो कह रहा है 2011 के अनंतिम जो है आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो जो जनसंख्या है वो 17.5% भारत में रहता है, और जो क्षेत्रफल है वो 2.4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो देखिए सरकारी तौर पे है ना, एक तो इंसान की खुद की इच्छा होती है कि हाँ हमारा परिवार बड़ा होगा या छोटा, लेकिन सरकार ने परिवार नियोजन को लागू किया, ये देश है भारत, है ना। इसका बाद में विरोध भी किया गया, आलोचना भी की गई, लेकिन जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसा किया गया, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में जो है कानून बना सकती है, कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, जैसे राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं 249 और 312, ये दोनों आर्टिकल राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं। 249 ये कहता है कि वो जो है किसी ऐसे विषय को राष्ट्रीय सूची का यदि मानते हुए ऐसा संकल्प पारित कर देती है, तो फिर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति पे जो है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? आप ये क्वेश्चन पीछे कई बार देख चुके हैं, यानी इसको मैं कहूँ कि मल्टी टाइम रिवाइज्ड क्वेश्चन है ना। तो सही होगा, राष्ट्रपति एवं लोकसभा तथा राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन किस में शामिल हैं? संसद में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर
राज्यसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। और जो है और ये कि उसको मानना या न मानना राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, और परामर्श देना या न देना सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोई बाध्यता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। देखिए मैंने कहा था ना, एक टर्म का ध्यान रखिएगा, एक शब्द है आहूत करना और अध्यक्षता करना। कोई भी जो संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत करता है राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित होता है। तो ये लोकसभा में पूरा स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। तो किस सदन के, है ना, तो ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। यदि लोकसभा के सदस्य जो है बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो मंत्रिपरिषद यानी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं, नो डाउट, है ना। और अगला जो क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विकल्प में लोकसभा न हो संसद हो तब आप संसद करेंगे, अदरवाइज लोकसभा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो संविधान के द्वारा जो है कैग पद का सृजन किया गया था अनुच्छेद 148 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये बात कही गई थी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है ना वहाँ मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर भी बता भी रही हूँ साथ में। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 5 होनी चाहिए, और इसको हम संवैधानिक पीठ भी कहते हैं, और इसका संबंध संविधान की व्याख्या या संविधान के निर्वचन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन जनरल हमारे वहाँ पदाधिकारियों की जो आयु होती है ना वो 5 वर्ष होती है, लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी 6 वर्ष या 3 वर्ष है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं आपको कूट की मदद से चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये सभी क्या हैं, ये हैं आपके संवैधानिक प्राधिकरण। रही बात राज्य निर्वाचन अधिकारी की, तो आवश्यकता अनुसार जो है इनको क्या किया जाता है, इनको बनाया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल संविधान के आर्टिकल में इनका प्रावधान नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो है पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूपी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 1/3 कुल स्थानों का 1/3 जो है यूपी में क्या है, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है पंचायतों में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो सेवा क्षेत्र से, जिससे 3 आपके क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कृषि, विनिर्माण और सेवा। तो सेवा से सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो है योगदान होता है, और सबसे कम होता है कृषि से। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़िका संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन। देखिए जो धारणीय विकास है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोलते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों के उससे संबंधित है कि उसको इस प्रकार से यूज करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे, ना कि इतना दोहन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना, चाहे वो जल हो चाहे वो वायु हो। पेड़ों की इतनी कटाई ना करें कि आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमे अपने साथ में। अगला क्वेश्चन है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो जल विद्युत। भारत में जो है अगर देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, तो अभी तो जल विद्युत है, लेकिन जल्द ही इसमें वैसे ऑप्शन नहीं है। जो सौर ऊर्जा है वो जो है अब इसमें सर्वाधिक अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या प्रतिशत कितना आकलन किया है? तो ये 37.2% आकलन किया है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 9% विकास लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का काम करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, वो योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता था। अब तो नहीं है योजना आयोग, क्योंकि उसकी जगह आ गया है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। और देखिए, इसमें मैंने करंट के क्वेश्चन को जो है अपडेट नहीं किया है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि इसमें जो भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन बना के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वो भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को आंकने का सबसे प्रचलित क्या है? मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो राजकोषीय नीति होती है भारत की, उसको हमारी गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट देखती है, वित्त मंत्रालय देखता है, लेकिन जो हमारी मौद्रिक नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको हम देखता है आरबीआई, है ना। आगे देखते हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विजय केलकर। इसको भी आप करंट के हिसाब से अभी आपको देखना ही पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा है, मृग मरीचिका का कारण क्या है ना, कई बार इसको पूछा हुआ है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है क्या मृग मरीचिका का कारण है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से ही क्या होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पराश्रव्य ध्वनियाँ वो हैं जिनकी आवृत्ति कैसे होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, है ना। आगे देखते हैं, मिट्टी के घड़े में कौन सी क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है क्या रहता है, मिट्टी के घड़े में जो जल होता है वो ठंडा रहता है। देखिए, साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो डेली लाइफ से जुड़े होते हैं और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीपित विकिरण लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी लंबाई जो है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको पता है कि हमारे पर्यावरण में मोर देन 70% नाइट्रोजन है, और ये मीथेन ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है, यानी कि इसके कारण ओजोन का क्षय हो रहा है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलांस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों के तीनों जो है ओजोन क्षरण के क्या है, कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलता है ना, तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसके कारण से होता है? तो जो कैसीन होता है ना, कैसीन, उसके कारण दूध का रंग धवल या सफ़ेद एक तरीके से होता है। लाइकेन्स, ये देखिए मल्टी टाइम रिवाइज क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। लाइकेन किसके सूचक है? तो लाइकेन जो है ये आपके वायु प्रदूषण के जो है सूचक हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए कई बार पूछा है, सुमेलित करने में पूछा है, इसको ऐड करके। अब पूछ रहा है जो क्लोरोफिल है ना, पर्णहरित है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मैग्नीशियम से। कई बार पूछा है, देखिए रिवाइज किया है। और इसमें देखिए यूपीपीसीएस से संबंधित जो भी न्यूज या अपडेट आती है वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। आपने देखा कि जो 17 मार्च को पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, अब ये 7 जुलाई 2024 को होगा। आगे भी कोई नोटिफिकेशन होगा तो हम जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि चलो एक बार सुन लिया, एक बार हमको खुद से देखना है, पढ़ना है, तो उषा स्टडी पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे पीडीएफ, साथ ही एनसीईआरटी बुक्स या अन्य बुक्स, लक्ष्मीकांत हो गए या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उनकी पीडीएफ भी मैं उस पर देती रहती हूँ। तो हालांकि हार्ड कॉपी पढ़ना बेस्ट होता है, फिर भी आपको बुक्स देखना हो ऐसे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आपको सुमेलित करना है कि एक तो वायु प्रदूषक है और प्रभावित अंग। ये क्वेश्चन इसी में ये क्वेश्चन रिवाइज कर चुका है। ठीक है, जो शीशा है ना ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वहीं एबेसिस धूल ये आपके फेफड़े को, मतलब व्यक्ति के फेफड़े को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, आप अगर पिछला पेपर देखें तो कई बार पूछा है कि ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और पारा जो है ये उदर को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, है ना। ये सब क्वेश्चन ऐसे जो हर साल रिवाइज होते हैं लगभग। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसीलिए आपको बोला जाता है पपीते के पत्ते उबाल के पानी पीजिए, और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। तो देखिए क्वेश्चन आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो एड्स होता है ना वो HIV वायरस के द्वारा होता है ना। HIV वायरस का मतलब हो गया आपका विषाणु, है ना। और वही जो गंजापन होता है वो आपका कवक के कारण से होता है। और जो मलेरिया होता है, सबसे बड़ी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। प्लेग होता है, प्लेग एड्स होता है HIV वायरस यानी विषाणु के द्वारा, गंजापन कवकों से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है MRI क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशु में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2011 में पशु में एक जो रोग हुआ था वो था रिंडर पेस्ट, है ना। ये बीमारी चिन्हित की गई थी। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? CPU, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। साइंस टेक के क्वेश्चन में आते हैं। ये पूछा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? यहाँ पे देखिए हिंदी ट्रांसलेशन है, यानी हॉट स्पॉट कौन से माने जाते हैं जैव विविधता की दृष्टि से। तो इसमें आपका पहला तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, और आपका दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन सा, पूर्वी हिमालय, है ना। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों क्या है, हॉट स्पॉट स्थल माने जाते हैं जैव विविधता के दृष्टिकोण से। इको मार्क, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा, इको मार्क जो है किन उत्पादों को दिया जाता है? तो ये पर्यावरण जो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो है ना, उनके लिए दिया जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ये किससे संबंधित नहीं है, तो जो औषधि हैं, दवाएं हैं, वो जो है उनको इको मार्क वाला जो मानक है वो वहाँ पे उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1994 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो ये पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट को रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। ये सभी जो है इस संबंध में सही है, यानी आर्द्र भूमियाँ क्यों उपयोगी होती हैं? तो ये सभी कारणों से उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो भारत में ऐसी जो है कोई चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल या ऐसे पूछ देगा। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वो अहमदाबाद में न होकर भोपाल के मध्य प्रदेश में है। अन्य सभी क्या है, सही सुमेलित हैं। पूछ रहा था कौन सा नहीं सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। इकोटोन को हिंदी में संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो अजैविक जो है ना, ये आपका आर्सेनिक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, और ये पश्चिम बंगाल में एक बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, अन्य राज्यों में भी थोड़ा बहुत है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और फिर से अभी आर्सेनिक जो प्रदूषण है ना वो फिर से चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और वो मैंने करंट वाला इशू का जो इशू था आर्सेनिक प्रदूषण से संबंधित, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था।
अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है आपका प्रतापगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? 2011 में। देखिए ये भी ध्यान रखना है कब की बात कर रहा है ना। वैसे तो आपका महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, और लेकिन 2011 में देखा जाए तो उत्तराखंड ने पहला ये लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत ने अभी हाल ही में सार्क देशों में किसके साथ महत्वपूर्ण समझौता किया? तो बांग्लादेश के साथ भारत का। ये करंट का क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है तो स्किप करती हूँ। नेक्स्ट ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप करते हैं। करंट का क्वेश्चन है, इब्सा के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। अब ये आगे आपको सारी के सारी करंट के क्वेश्चन ही मिलते जा रहे हैं, है ना। आप इनको देख सकते हैं। द छत्तीसगढ़ सम्मेलन के बारे में पूछा कि कहाँ पे हुआ, इनकी थीम पूछी जा सकती है। मुख्य समझौते कभी कभी पूछे जाते हैं। ये वाला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, IAS में भी पूछा जा चुका है। फीफा विश्व कप किस देश में होगा, है ना। ये सब करंट के क्वेश्चन है। गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, है ना। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप देखें कि 2023 में कौन थे, है ना, और 2024 में कौन थे। फिर करंट का ही क्वेश्चन है, एशिया साहित्य सम्मान पुरस्कार के बारे में है। फिर ग्रां प्री फार्मूला ये जो है किसने जीता है। फिर आपको क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर पूछ लिया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में पूछा हुआ है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी करंट से ही संबंधित है। खिलाड़ी और वो किससे संबंधित है इसके बारे में पूछा है। तो आप वर्तमान में जो फेमस खिलाड़ी हैं थोड़ा उस पर ध्यान रखेंगे, या जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल वगैरह जीता हो। और ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि यूपी विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो आप लेटेस्ट का याद रखेंगे, है ना, कि जो है लेटेस्ट वाले में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई। फिर पूछ रहा है, करंट का ही क्वेश्चन है, पद्म विभूषण। ये तो लगभग हर साल पूछा जाता है, इस बार वाला भी याद कर लें आप लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन, ये पेपर थोड़ा सा फैड है, ये बजट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी करंट का है। पूछा है कि लखनऊ बॉय जो है ये किसकी आत्मकथा है। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है ये ट्रेडिशनल है, करंट का नहीं है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो वीवी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पारित हुआ था वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश प्राकृतिक पूंजी में प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए सड़कें प्राकृतिक पूंजी नहीं है, इसको छोड़ के अन्य सभी वन हो, जल हो, खनिज हो, हवा हो, ये प्राकृतिक पूंजी में। हवा तो सभी को वैसे बराबर मिली है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई। ये क्वेश्चन भी हर साल रिवाइज होता है। राष्ट्रीय जो है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून या सिकंदराबाद में है ना। यहाँ पे ये चारों ही याद कर लें, लगभग चारों हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का प्रतिशत जो है प्रदर्शित करता है? तो ये 0.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है कि ये जयमंडल स्थल हैं और ये स्थापना वर्ष है। तो ये इसमें सुमेलित करने को पूछा है, तो सही आंसर भी है 4 3 2 1। नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी 88 में, सुंदरवन 89 में, कंचनजंगा वर्ष 2000 में क्या हुआ स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूल, सतह से, सतह पृथ्वी, सतह से वायु, नाग प्रति टैंक, पक्षपात, पिनाका, हल्का वायु। त्रिशूल जो है ना, इसमें सही पूछा है सही सुमेलित कौन है? तो इसमें सी सही सुमेलित है। नाग जो है ये प्रतिरक्षा टैंक है एक तरीके से। ये सही, ये नहीं है, सी इसमें सही आंसर है। यहाँ पे आप आंसर देख भी सकते हैं, सी वाला सही था।
आगे देख रहे हैं काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। ये सुमेलित करने के लिए पिछले साल भी पूछा जा चुका है। काजीरंगा जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिम का पूरा जो है रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। पहला जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होमी भाभा पुरस्कार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी टाइम रिवाइज है। किस क्षेत्र में दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार, तो ये नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपकी कोई विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।